हेलो गाइस, क्लास 11 पीरियोडिक टेबल चैप्टर का ये 5th वीडियो है और आज के वीडियो का टॉपिक है पीरियोडिक ट्रेंड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एग्जाम्स में इस टॉपिक में से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी कि अगर पीरियोडिक टेबल में से क्वेश्चन आएगा तो पीरियोडिक ट्रेंड्स में से ही आएगा, इसीलिए इसको बहुत डिटेल में, बहुत कॉन्सेप्चुअली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में हम एटॉमिक रेडियस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एटॉमिक रेडियस पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ना होगा कि पीरियोडिक ट्रेंड का मतलब क्या होता है। पीरियोडिक ट्रेंड को ही पीरियोडिसिटी कहा जाता है। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है? पीरियोडिक टेबल का लॉन्ग फॉर्म हमने पढ़ लिया है, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ लिया है। उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है पीरियड और एक होता है ग्रुप। इसमें अगर हम बात के किसी भी जो प्रॉपर्टी है, एलिमेंट्स की कोई भी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी है चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टी है, वो पीरियड के अलोंग किस तरह से वेरी कर रही है या ग्रुप में टॉप टू बॉटम किस तरह से वेरी कर रही है। यानी कि पीरियोडिक ट्रेंड को हम किस तरह से पढ़ेंगे कि अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करते हैं तो वो प्रॉपर्टी किस तरह से वेरी करती है, या ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम अगर मूव करेंगे तो वो प्रॉपर्टी किस तरह से वेरी करती है। इन सभी इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक ट्रेंड या पीरियोडिसिटी बोलते हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड हैं और सभी का बेसिस जो है वो, इनिशियल बेसिस जो है वो एटॉमिक रेडियस है। एटॉमिक रेडियस को समझने से पहले दो टर्म हमें और समझनी होंगी। एक होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको हम जेड इफेक्टिव बोलते हैं, और एक होता है शील्डिंग इफेक्ट जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। इनके बारे में भी मैं बताऊंगा। यहाँ पे थोड़ा सा दे रखा है, इतना समझने के लिए, आपको पूरा कंसेप्चुअली समझने के लिए थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ना होगा। वो सारी चीज़ें भी बताऊंगा। यहाँ पे एक्सेप्शंस वगैरह सब कुछ हमें यहाँ पे करने हैं, तभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो क्वेश्चन हैं उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे। यहाँ पे एनसीईआरटी में थोड़ा शॉर्ट में ये चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन हमें पूरी की पूरी चीज़ें पढ़ लेनी है जिससे आगे वाली जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाएं। तो देखिए, चलो स्टार्ट करते हैं पहले इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन से ही। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ लें। वैसे तो इसमें जो चीज़ें मैंने ये जो लाइन बताई हैं इन्हीं को यहाँ पे एलेबोरेट करके दे रखा है। देखो, देयर आर मैनी ऑब्जर्वेबल पैटर्न इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एज वी डिसेंड इन ए ग्रुप और मूव अक्रॉस द पीरियड इन ए पीरियोडिक टेबल। मैंने भाई बताया, पीरियड में लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करते हैं या फिर ग्रुप में टॉप टू बॉटम जब मूव करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है एलिमेंट की, वो क्या करती हैं? वेरी करती हैं। उसे ही हम पीरियोडिक ट्रेंड या पीरियोडिसिटी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे विद इन ए पीरियड केमिकल रिएक्टिविटी tend to be high in group 1 metals and lower in elements toward the middle of the table and increases to maximum in the group number 17 नॉन मेटल। ये कैसे होती हैं, क्या होती हैं? ये जैसे अगर रिएक्टिविटी की बात करें, केमिकल रिएक्टिविटी की, वो भी टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो वो भी वेरी करती है। क्यों वेरी करती है ये हमें जानना ज़रूरी है। यहाँ इस पैराग्राफ में सिर्फ बोला है कि वो वेरी करती है, इंक्रीज डिक्रीज होती है, लेकिन क्यों करती है वो हमें जानना ज़रूरी है और उसको हम इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पे पूरा डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे तो सिर्फ लाइन लिखी हुई है, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ये आपको समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आगे हम समझेंगे। Likewise within a group of representative मेटल्स के ग्रुप की अगर बात करें तो रिएक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज होती है मूविंग डाउन ग्रुप डाउन द ग्रुप। टॉप टू बॉटम अगर मूव करते हैं तो रिएक्टिविटी जो होती है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्यों होती है वो भी हम एटॉमिक साइज से ही बता सकते हैं कि टॉप टू बॉटम जो होता है वो साइज इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इंक्रीज होती है, और इलेक्ट्रॉन लूज ईजिली होगा तो मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होगी। तो ये क्यों होगा, कैसे होगा, ये सारे के सारे आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रखा है, इसमें भी ये सेम ही दे रखा है। वेयर एज विद इन ए ग्रुप ऑफ नॉन मेटल्स रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। नॉन मेटल्स में रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी नहीं देखी जाती नॉन मेटल्स के लिए। नॉन मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर गेन करने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो रिएक्टिविटी नॉन मेटल्स की बढ़ेगी, लेकिन टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती है, इसीलिए टॉप टू बॉटम नॉन मेटल की रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। अब ये मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ यार, इतना समझ में नहीं आएगा आपको, यहाँ से थोड़ा सा डिटेल करना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ ये इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि जब हम एक पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं या ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो पीरियडिक जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो रही हैं। ठीक है, बट यहाँ पे आगे लिखा है बट वाई डू वी द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट फॉलो दीज ट्रेंड। अब ये क्वेश्चन का आंसर हमें करना है या ये चीजें हमें समझनी है जो यहाँ पे ये लिखी है। ठीक है, एंड
हाउ कैन वी एक्सप्लेन द पीरियोडिसिटी, एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, ये चीज इस टॉपिक में ही पढ़नी है। टू आंसर दीज क्वेश्चंस वी मस्ट लुक इनटू द थ्योरीज ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। एटॉमिक स्ट्रक्चर की थ्योरीज से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, थ्योरीज कितनी काम आएंगी वो भी मैं आगे बताऊंगा। अब यहाँ पे ये लाइन जो है 3 लाइन, इनमें पूरा का पूरा कंक्लूजन है कि इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है। देखो, इन दिस सेक्शन वी शैल डिस्कस द पीरियोडिक ट्रेंड इन सर्टेन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के ट्रेंड्स के बारे में पढ़ना है कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो वो ट्रेंड उस प्रॉपर्टी का इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगी या कांस्टेंट रहेगी, कैसे रहेगी, क्यों रहेगी, वो सारी पढ़नी है। and try to explain them in term of number of electrons and energy level। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम अंडरलाइन कर लो आप अपनी लाइन इसमें भी, कि हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो एक्सप्लेन करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एनर्जी लेवल। दोनों वर्ड को एक बार समझ लेते हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है जैसे कोई एटम है, एटम के चारों तरफ ये ऑर्बिट्स होते हैं और इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक अगर ग्रुप में देखेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम होता है। यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक ग्रुप में कांस्टेंट रहते हैं। एनर्जी लेवल या इन एनर्जी लेवल्स को हम क्या बोलते हैं, सेल्स। सेल्स इंक्रीज या डिक्रीज होंगे तो भी ये प्रॉपर्टी जो होंगी वो चेंज होंगी, ठीक है, या किस तरह से चेंज होंगी, क्यों चेंज होंगी, उन सभी के बारे में हमें आगे पढ़ना है। इन दो वर्ड से ही रिलेट करते हुए दो टर्म आते हैं, एक होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और एक होता है आपका ये शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। दो टर्म हैं, इनको भी समझेंगे यहाँ पे। उससे पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज के पीरियोडिसिटी के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है। फिर जैसे देयर आर न्यूमरस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स सच एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स, हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन, एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन, ये सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और ये भी क्या करती हैं, वेरी करती हैं अलोंग द पीरियड और अलोंग द ग्रुप। लेकिन इनके बारे में आगे बात करें, विच शो द पीरियोडिक वेरिएशंस, हाउएवर वी शैल डिस्कस द पीरियोडिक ट्रेंड इन रिस्पेक्ट टू एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है, लेकिन मेनली हमें जो पढ़ना है ये नीचे वाली जो प्रॉपर्टीज हैं इनके बारे में पढ़ना है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इनको हम इन्हीं बेसिस पे एटॉमिक रेडियस से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इनका ट्रेंड कैसे आने वाला है। तो कहने का मतलब क्या है, अभी तक मैंने जितना भी समझाया उसमें यह है कि एटॉमिक रेडियस जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो एटॉमिक रेडियस क्या है उसको समझ लेते हैं। उसके बाद में इस एटॉमिक रेडियस को समझने के लिए दो चीज़ें और समझनी होंगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव, और शील्डिंग इफेक्ट, इसको भी समझेंगे। पहले एक बार इसको रीड कर लेते हैं। देखो, you can very well imagine that finding of the size of an atom is lot more complicated than the measuring the radius of ball। अब ध्यान से समझना, ये बोल रहे हैं एटम जो होता है, अब एटम कैसा होता है, अभी तक हमें पता है कि एटम जो होता है वो स्फेरिकल शेप्ड होता है, यानी कि स्फेरिकल शेप का मतलब बॉल जैसा होता है। यहाँ पे बोला है कि बॉल की रेडियस को तो आप आराम से मेजर कर सकते हो, स्फेयर, बॉल भी स्फेरिकल शेप्ड है और एटम भी स्फेरिकल शेप्ड है, तो बॉल की रेडियस को तो आराम से मेजर कर सकते हैं, लेकिन एक एटम की रेडियस को मेजर करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। उसके दो रीजन हैं। पहला रीजन क्या है, फर्स्ट रीजन है बिकॉज द साइज ऑफ एन एटम इज वेरी वेरी स्मॉल। एटम का साइज जो होता है बहुत स्मॉल होता है। कितना स्मॉल होता है, 1.2 एंगस्ट्रॉम, यानी कि अगर हम बात करें (10⁻⁻10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि 10⁻⁻10 मीटर रेडियस के ऑर्डर का अगर कोई पार्टिकल है या उसके साइज मेजर करेंगे तो उसको हम इजीली मेजर नहीं कर सकते। उसके लिए कोई ऐसा स्केल है ही नहीं कि इतने कम साइज के पार्टिकल्स को हम मेजर कर पाएं। इजीली तो मेजर नहीं कर पाएंगे। जैसे हम अगर नॉर्मल किसी बॉल की साइज को मेजर कर सकते हैं इजीली किसी स्केल की हेल्प से, वैसे यहाँ पे हम एटम की साइज को मेजर नहीं कर सकते। पहला रीजन तो है कि एटम का साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, बहुत 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 ज़्यादा, 10⁻⁻10 बहुत छोटी वैल्यू है। इतनी छोटी रेडियस को मेजर करना बहुत डिफिकल्ट है, पहला रीजन। और दूसरा रीजन और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। दूसरा रीजन है सिंस द इलेक्ट्रॉन क्लाउड सराउंडिंग द एटम डज नॉट हैव ए शार्प बाउंड्रीज,
मतलब अगर आप देखेंगे एटम का स्ट्रक्चर, देखेंगे एक्चुअल एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। देखो यहाँ पे सेंटर में ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ये ब्लू कलर के जो डॉट्स बन रहे हैं, ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स को इंडिकेट कर रहे हैं। तो अगर इनको देखेंगे तो यहाँ से अगर आप रेडियस मेजर करना चाहें तो यहाँ से रेडियस कौन से इलेक्ट्रॉन की मेजर करोगे? इतनी करोगे या फिर यहाँ तक भी जा रही है, ये यहाँ तक जा रही है, कहाँ तक, कौन सी रेडियस मेजर करेंगे? और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो तो कंटिन्यू मूव कर रहे हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन्स की रेडियस निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। यानी कि एटम जो है साइज, एटम का साइज जो है वो एक तरह से कह सकते हो फिक्स ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हम मेजर कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो चारों तरफ है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे ज़्यादा है और उसके बाहर भी इलेक्ट्रॉन्स तो हैं। तो आप इलेक्ट्रॉन का साइज या इलेक्ट्रॉन नहीं, एटम का साइज जो है वो मेजर करना बहुत डिफिकल्ट है। तो दो रीजन है जिसकी वजह से एटम का साइज जो है उसको मेजर करना या एटम की रेडियस को मेजर करना बहुत डिफिकल्ट है। द डिटर्मिनेशन ऑफ द एटॉमिक साइज कैन नॉट बी प्रेसाइज। तो यहां तक ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है उसको एग्जैक्टली प्रेसाइसली एक्यूरेटली हम डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं। इन अदर वर्ड देयर इज नो practical way by which the size of an individual atom can be measured। तो एक सिंगल एटम जो है उसके साइज का या उसके रेडियस को मेजर करना बहुत डिफिकल्ट है। अच्छा एक चीज और बोल देता हूं, मैं बोल रहा हूं एटॉमिक साइज या फिर मैं बोल रहा हूं एटॉमिक रेडियस, है ना, दोनों का मतलब यार एक ही है, क्योंकि स्फेरिकल शेप्ड हम मानते हैं एटम को, और स्फेयर की जो होती है वो साइज किससे मेजर की जा सकती है? उसके रेडियस से मेजर की जा सकती है। तो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस जो है वो दोनों ही सिनोनिमिकली वर्ड यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि एटम का जो साइज होगा वो रेडियस के फॉर्म में ही मेजर किया जाएगा। However, an essential estimate of atomic size can be made by knowing the distance between the atom in the combined state। अब कंबाइंड स्टेट में हम एटम के साइज को मेजर कर सकते हैं। अब कंबाइंड स्टेट में मेजर कर सकते हैं तो जो एटम है ना, डिफरेंट एलिमेंट, एलिमेंट बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं मेटल्स और एक होते हैं नॉन मेटल्स। अब ध्यान से समझना, क्योंकि अब हम बोल रहे हैं कंबाइंड स्टेट में हमें मेजर करनी है, क्योंकि सिंगल एटम के साइज को तो मेजर नहीं कर सकते। अब कंबाइंड स्टेट में मेजर करने के लिए दो अलग अलग टाइप के एलिमेंट हैं, तो दो अलग अलग टाइप के एलिमेंट अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स बनाएंगे। अब नॉन मेटल्स जो होते हैं वो जनरली क्या बनाएंगे? आपके कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो जनरली कोवलेंट फॉर्म करते हैं। जनरली बोल रहा हूं मैं वर्ड, आयनिक भी बनाते हैं लेकिन वहां पे मेटल और नॉन मेटल होते हैं जनरली, और दूसरे टाइप का बॉन्ड भी बनाते हैं, वॉन डेर वाल। ठीक है, तो जनरली नॉन मेटल्स जो होते हैं वो कोवलेंट बनाते हैं, और मेटल्स जो होते हैं वो जनरली कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? मेटल्स के बीच में मेटेलिक बॉन्ड होता है। तो अब ध्यान से समझना, तो हमारे पास एक चैलेंज आया कि अगर हमें कंबाइंड स्टेट में ही मेजर करना है तो कौन से टाइप की बात करें? तो जो एटॉमिक रेडियस है वो चार टाइप की हो जाती है यहाँ से। देखो पहले टाइप की जो होती है वो होती है कोवलेंट रेडियस, दूसरी टाइप की होती है यहाँ पे ये मेटेलिक रेडियस। कोवलेंट रेडियस किस में होती है? जो सिंगल बॉन्डेड नॉन मेटल्स हैं, जैसे हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं और वो सिंगल बॉन्ड से, केमिकल बॉन्ड से बॉन्डेड है, कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है। तो इनकी जो रेडियस होगी हाइड्रोजन की वो हम कौन सी निकालेंगे? कोवलेंट रेडियस निकालेंगे। ठीक है, मेटेलिक रेडियस किसकी निकालेंगे? जो एलिमेंट्स मेटल्स हैं, जैसे कॉपर है ना, कॉपर के दो एटम्स हैं और कॉपर के दोनों एटम इस तरह से बॉन्डेड हैं, क्योंकि कॉपर के एटम्स जो होंगे कॉपर के बीच में होंगे, बॉन्ड बना रहे होंगे, तो इनके बीच की जो इनकी जो रेडियस है उसको हम इसको मेटेलिक रेडियस बोलेंगे। ठीक है, तीसरे टाइप की जो होती है वो आगे बात कर रहे हैं, यहाँ पे आगे है, ये तो आयनिक रेडियस आ गए। एक और होती है वॉन डेर वाल रेडियस, थोड़ी सी दी है यहाँ पे, है ना, तो वॉन डेर वाल रेडियस। और चौथे टाइप की जो होती हैं वो आयनिक रेडियस होती हैं, और आयनिक रेडियस अगेन टू टाइप्स की होंगी, कैटायनिक रेडियस और एनायनिक रेडियस। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि अगर मैं कहूँ कि टाइप ऑफ रेडियस कितनी हो गई, इसको मैं एक बार हटाता हूँ, टाइप ऑफ रेडियस कितनी हुई? चार टाइप की रेडियस हमें यहाँ पे मिल गई। एक पहली रेडियस हमारे पास हो गई कोवलेंट रेडियस, एक एक करके हम बात करते हैं। कोवलेंट रेडियस। दूसरे टाइप की हमारे पास कौन सी हो गई? मेटेलिक रेडियस का मतलब क्या होता है अभी बात करते हैं। तीसरे टाइप की जो रेडियस हो गई वो हो गई वॉन डेर वाल रेडियस।
वंडरवॉल रेडियस क्या होगी वो भी बताते हैं अभी। और चौथे टाइप की जो रेडियस होगी वो होगी आयोनिक रेडियस। तो 4 टाइप की रेडियस हो गई। इन 4 टाइप की रेडियस के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। पहली बात कर लेते हैं यहाँ पे कोवलेंट रेडियस। कोवलेंट रेडियस किसके बीच में बनेगी? नॉन मेटल्स के लिए। किसके लिए? नॉन मेटल्स के लिए। और नॉन मेटल्स जिनमें कोवलेंट बॉन्ड बनता है। और हम इसको किस में बनते हैं? सिंगल बॉन्डेड कोवलेंट रेडियस बोलेंगे, क्योंकि हम कौन से बॉन्ड की बात करेंगे? सिंगल बॉन्ड से। जैसे फॉर एग्जांपल एक ये हाइड्रोजन की बात कर ले या क्लोरीन की बात कर लेते हैं। ये क्लोरीन का एटम है सपोज, और दूसरा क्लोरीन का एटम है, कोवलेंट बॉन्ड है, तो ये आपस में ओवरलैप कर रहे होंगे। किस तरह से मेजर करना है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब ये वाला ओवरलैपिंग वाला पार्ट है, ये वाला जो ये एटम है क्लोरीन का, इसके सेंटर में क्या होगा? ये न्यूक्लियस होगा। और इस वाले दूसरा जो क्लोरीन का एटम है, इसके सेंटर में ये न्यूक्लियस होगा। अब हम क्या करेंगे? कोवलेंट रेडियस निकालने के लिए दोनों सेंटर टू सेंटर यानी कि न्यूक्लियस से इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे। क्यों मेजर कर सकते हैं? क्यों का जवाब ये है क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो तो क्या है? स्टेशनरी है। न्यूक्लियस तो मूव करता नहीं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही तो मूव कर रहा है या इलेक्ट्रॉन ही तो मूव कर रहे हैं। ये न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस तो क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। अब ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, सपोज ये वाली इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ये आ गई, इतनी आ गई, ठीक है। अब इसका हाफ कर दो, तो इसका हाफ कर दोगे तो क्या आ जाएगा? यानी कि अगर मैं बोलूं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का अगर डिवाइड बाई 2 कर दें तो जो हमारे पास आएगी वो कौन सी रेडियस आएगी? कोवलेंट रेडियस हमारे पास आएगी। क्लियर है ये वाली बात? दूसरी बात, मेटलिक रेडियस। मेटलिक रेडियस हम किस में निकालेंगे? मेटल्स में निकालेंगे। मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं जनरली, मरकरी को छोड़ के। मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होता है। तो ये मेटल का एक एटम है, जैसे कॉपर का एटम है, ये भी कॉपर का एटम है सपोज, है ना। सेम नहीं बन रहे हैं लेकिन मानो सेम ही है। ये दोनों कॉपर के एटम हैं। अगर ये कॉपर के एटम है तो इसके कॉपर के एटम के सेंटर में ये न्यूक्लियस, और ये दूसरे कॉपर के एटम के बीच में ये न्यूक्लियस। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोलेंगे, सपोज डी बोल दिया। तो इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? मेटलिक रेडियस आ जाएगी। क्या आएगी? मेटलिक रेडियस आएगी। ठीक है। तीसरा है वॉन्डरवॉल रेडियस। वॉन्डरवॉल रेडियस, वॉन्डरवॉल रेडियस क्या होगी? देखो यार, ऐसे भी कुछ है, जैसे नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस हैं ना, नोबल गैस, या फिर कोई भी मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। जैसे क्लोरीन का मॉलिक्यूल हुआ, Cl2 का, ठीक है। दो Cl2 एटम्स के बीच में जो होगी, एटम के बीच में जो हमने निकाली वो निकाली है हमने कौन सी? कोवलेंट रेडियस। लेकिन ये एक मॉलिक्यूल हो गया और एक और यहाँ पे इस तरह का ही मॉलिक्यूल और बना दूं मैं, क्लोरीन का ही, है ना। क्लोरीन का एक और मॉलिक्यूल बना दिया। तो इन दो क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स के बीच में, देखना ध्यान से समझना इसको, ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल हो गया और ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल हो गया। अब ये भी तो ये एटम है और ये एटम है, तो इन एटम्स के बीच में भी तो मैं क्या निकाल सकता हूं? डिस्टेंस को मेजर कर सकता हूं। ये मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूल्स में दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के एटम्स के बीच की डिस्टेंस निकाली और इसका हाफ कर दिया। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? दिस इज ऑल्सो नोन एज वॉन्डरवॉल रेडियस। तो वॉन्डरवॉल रेडियस जो होती है वो जनरली किसके लिए? नोबल गैसेस, और या फिर हम क्या बोल देंगे? मॉलिक्यूल्स के लिए निकाली जाती है, मॉलिक्यूल्स के लिए या फिर नोबल गैसेस के लिए। ध्यान समझ में आया? अच्छा, नोबल गैसेस जो होंगी वो, अच्छा इसको हम कब निकालेंगे? सॉलिड स्टेट में। इनको हम कब कैलकुलेट करेंगे? सॉलिड, यानी कि नोबल गैस की मुझे रेडियस निकालनी है। जैसे सपोज मान के चलो कि नियोन की मुझे रेडियस निकालनी है। तो नियोन का एटम है, सपोज नियोन की निकालनी है मुझे, तो नियोन का एक एटम होगा, दूसरा एटम जो होगा वो भी नियोन का होगा, क्योंकि इनके बीच में बॉन्ड नहीं बनते हैं। इनके बीच में क्या नहीं बनते? बॉन्ड नहीं बनते हैं। और बॉन्ड नहीं बनेंगे तो हम क्या करें? इनको सॉलिडिफाई करें। सॉलिडिफाई भी करेंगे तो भी ये एक डिस्टेंस तक ही रहेंगे, बिल्कुल पास तो फिर भी नहीं आएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल चिपक जाएंगे तो मेटल जैसा स्ट्रेंथ आ जाएगी, उतनी तो स्ट्रेंथ होगी नहीं इसमें। तो हम क्या करेंगे? सॉलिड स्टेट में दो नियरेस्ट एटम के बीच की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस निकालेंगे, और उस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है, इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ कर देंगे। ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ जो होगा, इसको ही हम क्या बोलेंगे? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का जो हाफ होगा इसको क्या बोलेंगे हम? वांडरवाल रेडियस बोलेंगे, वांडरवाल रेडियस बोलेंगे। ठीक है, तीसरी वांडरवाल रेडियस समझ में आई। तो नोबल गैसेस यानी कि जो कंबाइंड स्टेट में नहीं आती हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स नहीं बनाती हैं, या दो मॉलिक्यूल्स
को सॉलिड स्टेट में अगर हम दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस मेजर करें, दो अलग अलग न्यूक्लियस हैं जो कंबाइंड स्टेट में नहीं आए लेकिन सॉलिड स्टेट में उनकी डिस्टेंस को मेजर करें, तो हमारे पास जो रेडियस आएगी वो वान डेर वाल रेडियस होगी। चौथे टाइप की है आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस तो पूरा अलग टॉपिक ही है, आगे वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एक बार चाहे तो रीड कर लो इसको, वही जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं वही चीज़ें यहाँ पे भी लिखी हुई हैं। वन प्रैक्टिकल अप्रोच टू एस्टिमेट द साइज ऑफ एन एटम of non-metallic element is measured the distance between two atoms when they are bound together by single bond covalent molecule and form a value covalent radius। अभी मैंने बताया यही कि नॉन बॉन्ड जो नॉन मेटल्स हैं उनके बीच में सिंगल बॉन्डेड अगर बॉन्ड है तो उसके बीच उनके दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ करेंगे, वो क्या होगी, कोवलेंट रेडियस होगी। of the element can be calculated. For example, bond distance between chlorine molecule is 198 पिकोमीटर। यानी कि दो क्लोरीन जो हैं, यहाँ पे मैंने क्लोरीन का एग्जांपल लिया, इन दो क्लोरीन के बीच की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, ठीक है, वो कितनी है, 198 है। 198 पिकोमीटर को हाफ कर देंगे तो ये कितनी आ जाएगी, 99 पिकोमीटर आ जाएगी। 99 पिकोमीटर आ गई। 99 पिकोमीटर जो है वो क्या आ गई, इसकी क्लोरीन की हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस इज 99 पिकोमीटर इज टेकन एज एटॉमिक रेडियस ऑफ क्लोरीन। तो ये एटॉमिक रेडियस आ गई क्लोरीन की, जो कि कोवलेंट रेडियस कहलाएगी। फॉर मेटल वी डिफाइन द टर्म मेटेलिक रेडियस। मेटल्स के लिए मेटेलिक रेडियस होगी विच इज टेकन एज द हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस सेपरेटिंग द मेटल कोर इन द मेटेलिक क्रिस्टल। जैसे मैंने यहाँ पे बताया मेटेलिक क्रिस्टल है कॉपर का, तो कॉपर के मेटेलिक क्रिस्टल के दो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस निकाल ली जाए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी वही दिया है, कॉपर के दो एडजासेंट जो मॉलिक्यूल हो उनके इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है 256 पिकोमीटर। तो इसकी जो मेटेलिक रेडियस होगी वो कितना होगा, 256 डिवाइड बाई 2, मतलब जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका हाफ कर दिया और वो आएगी 128 पिकोमीटर। यानी कि कॉपर की जो रेडियस है वो कितनी आ जाएगी, 128 पिकोमीटर आ जाएगी, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस 256 का हाफ, ठीक है। फॉर द सिंप्लिसिटी दिस बुक वी यूज द टर्म एटॉमिक रेडियस टू रेफर द बोथ कोवलेंट एंड मेटेलिक रेडियस डिपेंडिंग अपॉन वेदर एलिमेंट इज नॉन मेटल और मेटल। तो यहाँ पूरी बुक में यानी कि एनसीईआरटी में अगर हम बात करें तो एटॉमिक रेडियस वर्ड यूज करेंगे, कोवलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस ऐसे वर्ड यूज नहीं करेंगे। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि एलिमेंट किस तरह का है तो उसमें उसी तरह की रेडियस हमारे पास क्या आती है, मेजर होके आती है। क्लियर है, ये समझ में आया। एटॉमिक रेडियाई कैन बी मेजर्ड बाय एक्सरे और अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। कैसे मेजर कर रहे हैं भाई, दो इंटरन्यूक्लियस या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस या न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं, एक्सरे से, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी से या अदर स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसे यूवी IR, इस तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी से इनको मेजर किया जा सकता है, ठीक है। आगे बात करें, द एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्यू एलिमेंट आर लिस्टेड इन टेबल 3.6। यहाँ पे 3.6 में ये एटॉमिक रेडियस दे रखी हैं। ये ट्रेंड है, इस ट्रेंड को अभी न्यूमेरिकल वैल्यूज दे रखी हैं, वो याद तो नहीं रखनी, ट्रेंड याद रखना है। वो ट्रेंड क्या होता है मैं अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है। ओके, टू ट्रेंड्स आर ऑब्वियस, वी कैन एक्सप्लेन दीज ट्रेंड इन टर्म ऑफ न्यूक्लियर चार्ज एंड एनर्जी लेवल। अभी मैंने आपको बताया, तो इन ट्रेंड्स को समझने के लिए हमें दो टर्म समझनी है, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होता है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, उनकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज होता है। और प्रोटॉन्स के नंबर को हम क्या लिखते हैं, Z से डिनोट करते हैं। यानी कि प्रोटॉन्स का जो नंबर है वो ही क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो ही न्यूक्लियर चार्ज होगा। लेकिन एक टर्म और आती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो क्या होती है उसको भी समझेंगे। द एटॉमिक साइज जनरली डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड एज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 3.4 फॉर द एलिमेंट ऑफ द सेकंड पीरियड। इट इज बिकॉज विद इन द पीरियड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर द सेम एंड सेम वैलेंस सेल the effective nuclear charge increases as the atomic number increases, resulting in increased attraction
ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द न्यूक्लियस। देखो यार ये पूरी की पूरी लाइन मैंने भी पढ़ दी, यहाँ पे दे रखा है, बहुत शॉर्ट में दे रखा है, लेकिन इतने शॉर्ट में हम नहीं समझेंगे। यहाँ पे बोल क्या रखा है पहले वो समझा देता हूँ, लेकिन उसको कॉन्सेप्चुअली हम समझेंगे अभी आपको, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि एक पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो इंक्रीज होता है, और इसकी वजह से एटॉमिक साइज जो होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते हैं, और उसकी वजह से जो अट्रैक्शन है वो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में वो इंक्रीज होता है। इसकी वजह से एटॉमिक साइज जो होता है वो डिक्रीज होता है। यहाँ पे एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज से ये बता दिया। देखो न्यूमेरिकल वैल्यूज में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, तो यहाँ लेफ्ट टू राइट अगर मूव कर रहे हो तो एटॉमिक साइज जो हो रही है वो क्या होती जा रही है, डिक्रीज। 152, 111, 88, 77, 74, 66 और फिर 64, इस तरह से एलिमेंट्स के नंबर डाउन हो रहे हैं, मतलब एटॉमिक साइज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये क्यों हो रही है इसको पहले समझ लेते हैं, फिर आगे यहाँ पे पीरियड ग्रुप में भी बता रखा है, ग्रुप के बारे में भी बता रखा है, उसको भी पढ़ लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं समझा देता हूँ कि आपको ये क्यों हो रहा है। इसको समझने के लिए पहले आपको मैं इधर से लेके चलता हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दो वर्ड मैंने आपको बताया था, मैं दो चीज़ें समझनी है हमें। एक तो हमें समझना है क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और एक हमें समझना है स्क्रीनिंग इफेक्ट। पहले स्क्रीनिंग इफेक्ट समझ लो, उसी से रिलेट करता हुआ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब आप समझते हो, इफेक्टिव का मतलब बाद में बताएंगे। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब मैंने अभी बताया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ए एलिमेंट, जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं, ये होता है न्यूक्लियर चार्ज। सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज बोला है मैंने, है ना। अच्छा, न्यूक्लियर चार्ज से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज समझेंगे, लेकिन उसके लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, पहले स्क्रीनिंग इफेक्ट समझना पड़ेगा। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, इसके लिए थोड़ा सा एटम का स्ट्रक्चर याद करो। एटम के स्ट्रक्चर में सेंटर में ये न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ क्या होती हैं, सेल्स होती हैं, ये सेल्स हैं, ठीक है। और जो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स होते हैं वो उसको उनकी वजह से पॉजिटिव चार्ज होता है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं उनको जेड बोलते हैं। ये यहाँ तक समझ में आया। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, यहाँ पे सेल है, सेल के बीच, सेल में क्या रखे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रखे होते हैं, और सबसे आउटर मोस्ट सेल जो होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और आउटर मोस्ट सेल को वैलेंस शेल बोलते हैं, ठीक। अब ध्यान से समझना कि जो आउटर मोस्ट सेल जो है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस पे दो तरह के फोर्सेस लग रहे हैं। दो तरह के फोर्सेस कौन कौन से हैं, ध्यान से समझो। एक फोर्स है, ये न्यूक्लियस जो है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। एक तो अट्रैक्शन फोर्स हुआ, न्यूक्लियर चार्ज जो है उसकी वजह से अट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन एक दूसरे टाइप के फोर्स और लग रहे हैं। यहाँ पे जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, चाहे ये इलेक्ट्रॉन्स बता दें, ये भी इनर सेल है और ये भी इनर सेल है, ये हर एक इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। ये सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेम चार्जेस के बीच में रिपल्सन होता है। ये भी नेगेटिव चार्ज है और ये भी नेगेटिव चार्ज है, या ये सभी नेगेटिव चार्ज हैं, तो इन सभी नेगेटिव चार्ज की वजह से ये जो है आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब रिपेल करेगा तो ये क्या करेगा, बाहर जाने की कोशिश करेगा, और बाहर जाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या है? अच्छा, जो रिपल्शन है उसी रिपल्शन को हम क्या बोलते हैं, जो इनर सेल की वजह से जो रिपल्शन हो रहा है इस वैलेंस शेल पे, उसी रिपल्शन को हम क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है टोटल रिपल्शन क्रिएटेड बाय इनर सेल इलेक्ट्रॉन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस सेल, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस सेल और न्यूक्लियस के बीच में जो इनर सेल्स हैं, ये वाले इनर सेल्स हैं, इनमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो रिपल्शन क्रिएट होता है, उस रिपल्शन को क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसको कैलकुलेट भी किया जा सकता है, स्लेटर नाम के साइंटिस्ट ने कैलकुलेट भी करके बताया, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है तो वो हम नहीं पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो समझ में आया ये वाला। अगर ये वाले जो हैं इनकी रिपल्शन जो है, रिपल्शन को आप क्या बोल रहे हैं, रिपल्शन। अगर मैं शॉर्ट में अगर आपको जो याद रखने के लिए बोलूं तो याद कितना सा रखना है आपको, कि टोटल रिपल्शन बाय इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है, बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में, इस न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन है उसको हम क्या बोल रहे हैं, सिग्मा बोल रहे हैं। अच्छा, अगर ये एक बार ऐसे सोचो कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं, तो इस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो जो होता अट्रैक्शन होता, उसको हम किससे मेजर करते, इसके जो पॉजिटिव चार्ज है उसके बेसिस पे मेजर करते। यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज इसके पास है उतना का उतना जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए यूज होता, लेकिन इनकी रिपल्शन की वजह से कुछ कम हो गया। तो यानी कि ये बोल सकते हैं कि इस न्यूक्लियस के पास जितना चार्ज है उतने चार्ज से ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। यानी कि कुछ चार्ज एक तरह से इनडायरेक्टली ऐसा बोल सकते हैं कि इसका न्यूक्लियस का चार्ज कुछ कम हो गया, और जो कम हुआ तो वो किससे कम होगा, जेड से, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज है उससे कम हो गया। तो जो नेट चार्ज होगा उसको ही क्या बोलेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और नेट चार्ज कैसे निकालेंगे, नेट चार्ज निकालेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालेंगे जो ओरिजिनल चार्ज था यानी कि जेड था, माइनस जो कम हुआ, कम किसकी वजह से हुआ, रिपल्शन की वजह से, और रिपल्शन को हम क्या बता रहे हैं, सिग्मा। तो हम सिग्मा माइनस कर देंगे, यानी कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो आ जाएगा जेड माइनस सिग्मा। समझ में आया, क्लियर है ये वाली चीज। तो ये आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट समझ में आ गया और दूसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज समझ में आ गया। अब ये दोनों टर्म तो समझ में आई, अब इनका वेरिएशन भी समझ लो। देखो वेरिएशन कैसे, यहां पे दो तरह से वेरिएशंस हमें देखने हैं। एक तो हमें देखना है अलोंग द ग्रुप, और अलोंग द ग्रुप का मतलब टॉप टू बॉटम किस तरह से ये वेरी करेंगे, और एक हमें समझना है अलोंग द पीरियड। पीरियड में मतलब लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करते हैं तो किस तरह से वेरी करेंगे, समझना इसको ध्यान से। अगर हम बात करें एक ग्रुप की, पहले एक ग्रुप की बात कर लेते हैं। एक ग्रुप में क्या हो रहा है कि एक ग्रुप में ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते हैं, बिल्कुल इंक्रीज होते हैं, ठीक है। लेकिन एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ में जैसे ही टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एक एक शेल भी इंक्रीज होता है। जैसे ये पीरियड नंबर 1 है, ये पीरियड नंबर 1 से पीरियड नंबर 2 पे जाएंगे, फिर पीरियड नंबर 3 पे जाएंगे, तो हर एक पीरियड नंबर 1 में एक ही शेल होगा, पीरियड नंबर 2 है तो इसमें 2 शेल हो जाएंगे, ठीक है। पीरियड नंबर 3 में कितने सेल होंगे, 3 सेल हो जाएंगे, इस तरह से, यानी कि एक शेल और इंक्रीज होता जा रहा है। तो यहां पे क्या हो रहा है, देखो ये जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, ध्यान से समझना। हमने क्या बोला, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा। अब यहां पे क्या हो रहा है, सिग्मा जो है वो क्या हो रहा है, सिग्मा जो है वो इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहां पे तो देखो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में कोई भी रिपल्शन नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। इसमें वैलेंस शेल में और न्यूक्लियस के बीच में यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। यहां पे अगर देखो ये न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। यानी कि शेल जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है तो ये इनर सेल्स बढ़ते हुए जा रहे हैं, और इनर सेल्स बढ़ रहे हैं तो सिग्मा जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा, और सिग्मा बढ़ेगा तो ये ओवरऑल जेड में से जितना ज्यादा वैल्यू कम होगी तो जेड क्या होगा, डिक्रीज होगा। और कई बार कई ग्रुप्स में ये जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कांस्टेंट भी रहता है। क्यों कांस्टेंट रहता है, क्योंकि देखो यार ये जेड भी तो इंक्रीज हो रहा है, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर भी तो इंक्रीज हो रहा है। तो एटॉमिक नंबर जितना इंक्रीज हुआ मतलब एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज हुआ, इफेक्टिव ये शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हुआ। ओवरऑल दोनों ही अगर इंक्रीज हो गए तो दोनों ही अगर इंक्रीज हुए तो ये ओवरऑल वैल्यू कैसी रहेगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए ग्रुप में जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो या तो डिक्रीज होगा, जब डिक्रीज कब होगा, जब ये शील्डिंग इफेक्ट जो है, रिपल्शन जो है वो ज्यादा हुआ, या फिर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। दोनों चीजें समझ में आई, ठीक। दूसरी चीज इफेक्टिव न्यू लेफ्ट टू राइट, अगर पीरियड की बात करें, अब बात करें पीरियड की, ग्रुप की याद रखना इस बात को, ये बात बार बार काम आएगी आगे तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पीरियड की बात करें, लेफ्ट टू राइट अगर मूव कर रहे हैं हम, लेफ्ट टू राइट अगर मूव करेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, देखो मैंने जैसे ये एक सेकंड पीरियड का एक एग्जांपल लिया कुछ एलिमेंट्स का। अगर मैं बात करूं सेकंड पीरियड है, पीरियड कौन सा है ये, सपोज सेकंड है, तो सेकंड पीरियड में सेल्स कितने रहेंगे, 2 ही रहेंगे। देखो यहाँ पर 1 2 सेल, यहाँ पे भी देखो 1 2 सेल, यहाँ पे भी देखो 1 2 सेल,
1 2 सेल, सब में शेल्स जो होंगे वो पीरियड नंबर 2 के सभी एलिमेंट्स में शेल्स का नंबर कितना होगा, 2 होगा। क्या चेंज होगा, देखो यहाँ पे एक एक प्रोटॉन ऐड होता जाएगा, क्या बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे क्या है, ये जेड है, प्रोटॉन्स यहाँ पे सपोज जैसे यहाँ पे वो बात करें लिथियम की, अगर लिथियम में यहाँ पे 3 प्रोटॉन्स हैं, एटॉमिक नंबर 3 होता है। फिर बेरिलियम में गए तो बेरिलियम में 4 प्रोटॉन्स हो जाएंगे, और है ना +3 हुआ, यहाँ पे +4 हो जाएगा, +5 हो जाएगा, +6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। लिथियम है तो 3 प्रोटॉन है, बेरिलियम है तो 4 प्रोटॉन है, बोरोन है तो 5 प्रोटॉन है, और उसके बाद कार्बन है तो 6 प्रोटॉन है, नाइट्रोजन है तो 7 प्रोटॉन है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन है तो 8 प्रोटॉन्स हैं, और हर एक प्रोटॉन्स की वजह से +1 चार्ज होता है, तो जितना प्रोटॉन्स उतना ही उसके ऊपर चार्ज आ गया, ठीक है। तो यानी कि जेड बढ़ रहा है, जेड बढ़ रहा है। साथ में यहाँ पे बताओ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का अगेन फॉर्मूला याद करो आप, यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैंने क्या लिखा, जेड माइनस सिग्मा। अब क्या इसमें इनर सेल्स बढ़ रहे हैं क्या, इनर सेल अभी भी यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे भी 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 2 हैं, सिर्फ आउटर मोस्ट सेल जो है उनमें इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 3 हो गए, फिर अगले में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे फिर 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब इनर सेल्स तो जो है वो कांस्टेंट है, और सिग्मा किसकी वजह से होता है, इनर सेल्स के रिपल्शन की वजह से। तो यानी कि कह सकते हो कि यहाँ ये तो एक तरह से कांस्टेंट ही है, क्योंकि नंबर ऑफ इनर सेल्स इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम है, लेकिन यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसीलिए लेफ्ट टू राइट अगर मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक। अब यहां से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो किसको बता रहा है, अट्रैक्शन को, किसको, अट्रैक्शन को। ध्यान से समझना ये वाली बात। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा आउटर मोस्ट सेल से, ये वाले इलेक्ट्रॉन को जितना ज्यादा ये अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और इंक्रीज हो गया, तो इसके आउटर मोस्ट सेल्स को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा अट्रैक्ट किया, यहाँ पे और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा ये न्यूक्लियस। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को ये न्यूक्लियस जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, साइज जो है वो क्या होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। इसीलिए हमने अभी पढ़ा था लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है या एटॉमिक साइज जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। पहली चीज, पीरियड में एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। रीजन आपको समझ में आया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, पहली बात। दूसरी बात, यहां पे इसमें ग्रुप वाइज बता दो, ग्रुप में क्या हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का तो कोई रोल ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे 2 सेल्स हो गए, यहाँ पे 3 सेल ऐड हो रहे हैं, एडिशन ऑफ सेल हो रहा है, तो यहाँ पे सेल ऐड हो रहे हैं, सेल हो रहे हैं, तो सेल के ऐड होने से साइज क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज, देख रहे हो आप, साइज क्या होगा, साइज, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। यहां पे न्यूक्लियर चार्ज से हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम किससे एक्सप्लेन कर रहे हैं, कर पाएंगे इफेक्टिव से एटॉम सेल्स या एनर्जी लेवल से, कि टॉप टू बॉटम अगर मूव कर रहे हैं एक ग्रुप में, टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं एक ग्रुप में, तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, और नंबर सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो साइज जो होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों, कैसे, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको समझ में आ गए होगा। तो हम शॉर्ट में अगर बात करें, जनरल ट्रेंड की बात करें, इन नोट्स को अभी मैं थोड़ी देर बाद बताता हूं। जनरल ट्रेंड की बात करें तो जनरल ट्रेंड क्या होगा, लेफ्ट टू राइट अगर मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज जो होगा वो डिक्रीज होगा, अभी मैंने बताया, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। और ग्रुप में अगर टॉप टू बॉटम अगर हम मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं, ऐड होते हुए चले जाते हैं। ठीक है, समझ में आया है आपको यहां तक। ये दोनों जनरल ट्रेंड हैं जो अभी मैंने पीरियड वाले तो आपको पढ़ ही लिया था, एक बार हम ग्रुप वाले ट्रेंड को भी एनसीईआरटी में से पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक नोट नंबर 1 को मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो यार, यहाँ पे 3 तरह की, एक पीरियड में अगर हम मूव करते हैं तो 3 तरह की रेडियस हमारे पास आएंगी। एक तरह की रेडियस होती है, हमने बात की थी स्टार्टिंग में, कोवलेंट रेडियस, दूसरी मेटेलिक रेडियस और तीसरी वॉन डेर वाल रेडियस। अगर ये एक ही एलिमेंट की तीनों अलग अलग
रेडियस कैलकुलेट की जाए तो सबसे बड़ी होती है वॉन डेर वाल रेडियस होती है, उससे छोटी मेटेलिक रेडियस और सबसे छोटी होती है कोवेलेंट रेडियस। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है क्योंकि हम निकाल क्या रहे हैं इन सब में, दो न्यूक्लियस के बीच की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ करके निकाल रहे हैं। यहां पे भी दो न्यूक्लियस हैं, उनके इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ, और यहां पे भी न्यूक्लियर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ। अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो ये कोवेलेंट जब बॉन्ड बनता है तो यहां पे ये ओवरलैप हो रहे हैं, और ओवरलैप हो रहे हैं तो इनकी जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आएगी वो ये हाफ जो डिस्टेंस होगी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का, ये वाला पार्ट, तो ये तो कम ही हो जाएगा ना। इनमें जो होगा वो बिल्कुल ऐसे क्योंकि सॉलिड स्टेट में होते हैं और ये बिल्कुल पास पास में होते हैं, इनके कोर्स चिपके हुए होते हैं, तो इनकी डिस्टेंस जो होगी वो एग्जैक्टली एक तरह से बिल्कुल इनके बीच इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की हाफ जो होगी वो एक तरह से एग्जैक्टली इनकी बाउंड्री तक ही आएगी, ठीक है। और वॉन डेर वाल रेडियस में तो ये एक्स्ट्रा स्पेस है जो एटम के अंदर है ही नहीं, इसको भी हम काउंट कर रहे हैं। तो इनके मेजर जो करने के तरीके हैं उनमें ही वॉन डेर वाल रेडियस जो है वो अपने आप से मेजर करने में ही हमारे इस तरह का है कि फॉल्ट आएगा, और हमेशा वॉन डेर वाल रेडियस जो होगी वो हमेशा ज़्यादा होगी, सबसे छोटी जो होगी वो कोवेलेंट रेडियस होगी। इसीलिए जब एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट हम मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है, लेकिन जब लास्ट वाले में जाते हैं यानी कि नोबल गैस ग्रुप नंबर 18 में बात करते हैं, ग्रुप नंबर 18, तो उसकी साइज एटॉमिक साइज जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, एटॉमिक साइज हाईएस्ट होती है एक पीरियड में। क्यों होती है? क्योंकि इसके लिए जो हम मेजर करते हैं वो वॉन डेर वाल रेडियस मेजर करते हैं, और वॉन डेर वाल रेडियस जो होती है वो मेजरमेंट में ही ज्यादा आती है, एटम का इसमें कोई रोल नहीं है। क्लियर है? समझ में आया आपको? चलो इसको मैं एक बार एनसीईआरटी में से पढ़ता हूं, फिर उसके बाद में इंपॉर्टेंट है एक्सेप्शंस, है ना, एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं, हम पढ़ेंगे इसको, लेकिन क्यों कैसे वो सारी की सारी चीजें समझेंगे, लेकिन एक बार इसको रीड कर लेते हैं। तो आपको ये वाली चीजें समझ में आ गई क्यों हो रहा है ये पीरियड अलोंग द पीरियड इस तरह का ट्रेंड क्यों आ रहा है। अब हम बात करते हैं विद इन ए फैमिली और वर्टिकल कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जिनको हम क्या बोलेंगे? ग्रुप भी बोलेंगे। ग्रुप में कैसे बात करेंगे? टॉप टू बॉटम। द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस रेगुलरली विद एटॉमिक नंबर एज इलस्ट्रेटेड इन 3 पॉइंट बी। देखो यहाँ पे दे रखा है 3 पॉइंट बी में 3.4 बी, 3.6 बी है ये, ठीक है। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, यहाँ सब की एटॉमिक रेडियस आप देख रहे हैं इंक्रीज होती हुई जा रही है। 150 टू 150, 186, 231, 244, 262, तो इंक्रीज होती जा रही है, चाहे किसी की भी ले लो। ये ग्रुप नंबर 1 की है, ग्रुप नंबर 17 में भी देखोगे, ग्रुप नंबर 17 में भी टॉप टू बॉटम जो है वो साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है? मैंने अभी आपको बता ही दिया। फॉर एल्कली मेटल एंड हेलोजन वी डिसेंड द ग्रुप, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फार्दर from the nucleus. This happen because the inner energy level are filled with electron which serve the shield of outer electron from pull the nucleus. Consequently the size of atom increases as reflected in atomic radius. ठीक है, तो यहां पे बोला है कि वही यहां पे बोला है कि कई जगह पे मैंने आपको बोला था कि शील्डिंग बढ़ रही है, यानी कि ये शील्डिंग बढ़ रही है क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स, इनर सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, और नंबर ऑफ इनर सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो जेड इफेक्टिव एक तरह से क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। एक तो रीजन ये है, और दूसरा रीजन मैंने क्या बताया था आपको कि यहाँ पे सेल्स की नंबर बढ़ रहा है। सेल्स का नंबर को यहाँ पे क्या बताया गया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ सेल, एन। एन जो होती है वो किसको डिनोट करती है? सेल्स के नंबर को, यानी कि सेल्स का नंबर बढ़ रहा है। यहाँ पे ध्यान समझना, मैं सिंप्लीफाई करके आपको सेल बोल रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल बोल दिया है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बात एक ही है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी किसको डिनोट करती है? सेल को डिनोट करती है। तो सेल इंक्रीज हो रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए वैलेंस शेल जो है वो न्यूक्लियस से दूर जाता जा रहा है। जैसे यहाँ पे एक ही सेल है, अगर इसमें दूसरा सेल या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज हो गई तो ये न्यूक्लियस से दूर हो गया, और न्यूक्लियस से दूर हो गया तो इसकी साइज भी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। क्लियर है? दोनों चीजें मैंने आपको समझा दी हैं। ठीक, आगे यहां पे इंपॉर्टेंट, यहां पे वॉन डेर वाल रेडियस के बारे में देखना। नोट दैट द एटॉमिक रेडियस ऑफ नोबल गैसेस आर नॉट कंसीडर्ड हेयर। यहां पे एटॉमिक रेडियस जो है किसकी? फ्लोरीन के बाद में नियोन आती, नियोन नहीं लिया है।
क्यों नहीं लिया है? बीइंग मोनो एटॉमिक देयर नॉन बॉन्डेड रेडियाई, नॉन बॉन्डेड रेडियाई मतलब ये बॉन्ड ही नहीं बनाती नोबल गैसेस, तो हमें नॉन बॉन्डेड रेडियस इसकी कैलकुलेट करेंगे। वैल्यूज आर वेरी लार्ज। नॉन बॉन्डेड रेडियस कौन सी होती है भाई? वान डर वाल रेडियस, है ना, बताया ना मैंने, वान डर वाल रेडियस, समझ में आया। इन फैक्ट रेडियस ऑफ नोबल गैस शुड बी कंपेयर्ड नॉट विद द कोवलेंट रेडियस, विद द वॉन डर वाल रेडियस ऑफ अदर एलिमेंट। समझ में आया कि हम इसको कंपेयर एक तरह से कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इनकी तो हम क्या निकाल रहे हैं? मेटालिक रेडियस या फिर हम कोवलेंट रेडियस निकाल रहे हैं, लेकिन जो नोबल गैसेस हैं उनके लिए क्या निकलती है? वॉन डर वाल रेडियस। क्या होती है वॉन डर वाल रेडियस? मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहां पे ये सारी की तीन रेडियस हो गई हमारी, देखो यहां पे ये तीनों हमने पढ़ लिए। अब इनके एक्सेप्शन सबसे लास्ट में बताऊंगा मैं, है ना। एक्सेप्शन से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको ध्यान से देखना है, याद भी रखने हैं, उनका रीजन भी याद रखना है। लेकिन उससे पहले हम चौथे टाइप की रेडियस और पढ़ लेते हैं। चौथे टाइप की रेडियस कौन सी है भाई? चौथे टाइप की रेडियस है आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस का मतलब है रेडियस ऑफ आयन। रेडियस ऑफ आयन, रेडियस ऑफ आयन का मतलब है कि आयन जो हैं उनकी रेडियस। और आयन कब बनते हैं? जब आयनिक बॉन्ड बनता है। आयन कब बनते हैं? जब आयनिक बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड कब बनेगा? मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। एक कैटायन होगा और एक एनायन होगा। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगा उसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। जनरली मेटल्स जो होते हैं वो कैटायन फॉर्म करते हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं? आपके एनायंस बनाते हैं, ठीक है। कैटायंस जो होते हैं वो कैसे बनते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और एनायंस जो होते हैं वो कैसे बनते हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। ध्यान से समझना, जैसे एक एग्जांपल मैं ले ही लेता हूं यहां पे। जैसे सोडियम का एग्जांपल लिया मैंने। किसका एग्जांपल लिया? सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसमें 11 क्या होंगे? प्रोटॉन्स होंगे, और 11 ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस तरह से 11 ही इसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। कुछ थोड़ा सा ठीक नहीं बना है, लेकिन समझने के लिए आप समझ लेना, ठीक है। ये हैं 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फर्स्ट सेल में, और 8 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो सेकंड सेल में, और एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे। अब ये तो हुआ सोडियम एटम। सोडियम एटम से जब सोडियम आयन बनेगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? लूज कर देगा। और लूज करेगा तो ये आउटर मोस्ट सेल जो है वो तो कंप्लीटली क्या हो जाएगा? खत्म ही हो जाएगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 8 इलेक्ट्रॉन इसमें रह जाएंगे। तो एक यहाँ पे ये किसका बन जाएगा? सोडियम प्लस बन गया। यानी कि कैटायन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के लॉस से बनता है, और लॉस से बनेगा तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? कम होंगे कैटायन में, है ना। और एनायन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो एनायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। एक बार रीड कर लेते हैं इसी बात को। देखो ये दे रखा है, द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, वेयर एज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लेड टू द एनायन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो किसको कर रहा है? एनायन को कर रहा है। द आयनिक रेडियस कैन बी एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन बाय इन आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल मतलब जो आयनिक कंपाउंड है, जैसे NaCl है तो NaCl में Na+ और Cl- की आयनिक रेडियस कैलकुलेट की जा सकती है। इन जनरल द आयनिक रेडियस ऑफ एलिमेंट एग्जिबिट द सेम ट्रेंड एज द एटॉमिक रेडियस। जनरली यही ट्रेंड होता है जो एटॉमिक रेडियस, अगर एक आयंस के एक जैसे आयंस का अगर हम कंपेयर करेंगे तो एटॉमिक रेडियस जैसा ही ट्रेंड आता है। लेकिन कैटायन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट आयन बिकॉज ऑफ इट हैज फ्यूअर इलेक्ट्रॉन वाइल इट्स न्यूक्लियर चार्ज रिमेन द सेम। एटॉमिक रेडियस जो होती है कैटायन की वो एटम से क्या होती है? छोटी होती है। क्यों होती है? रीजन, पहला रीजन तो एक रीजन तो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया, जैसे यहाँ पे एक सेल कम हो गया है ना, सेल नंबर क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं, पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या है? एक तरह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो गया। क्यों? कैसे इंक्रीज हुआ देखना। देखो यहाँ पे न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन थे यहाँ पे, और यहाँ पे भी 11 प्रोटॉन, यानी कि एटम में भी 11 प्रोटॉन्स हैं और यहाँ भी 11 प्रोटॉन्स हैं इस एटम के, इस आयन में भी। चेंज क्या हुआ है? यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन यहाँ पे कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यानी कि पर इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन्स ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे तो इसका साइज भी क्या होगा? स्मॉल हो जाएगा,
ठीक है। तो साइज जो है वो दो रीजन से हो रहा है, एक तो सेल नंबर डिक्रीज हो गया और दूसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया, क्योंकि पर इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन्स का जो अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, इसी इन्हीं दोनों वजहों से जो एक एटम का, इन दोनों में बात करें कि एटम और कैटायन में किसका साइज बड़ा होगा, तो ऑब्वियसली हम कहेंगे कि यहाँ पे एटम का साइज जो होगा वो बड़ा होगा, कैटायन का साइज स्मॉल हो जाएगा। इसी का जस्ट अपोजिट बात है एनाइंस के लिए। द साइज ऑफ एनाइन विल बी लार्जर देन द पेरेंट एटम। पेरेंट एटम से साइज बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि because the addition of one or more electron would result in increase in repulsion among the electrons and decrease the effective nuclear charge। सेम वही बात है जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। अब क्लोरीन एटम की बात करें तो इसमें 17 प्रोटॉन है और 17 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्लोरीन आयन की बात करेंगे तो यहाँ 17 प्रोटॉन है लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स का जो चार्ज है वो क्या हो गया? कम हो गया। और कम हो गया तो यहाँ इनडायरेक्टली हम बोलेंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। और जितना अट्रैक्शन कम होगा साइज इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे दो चीजें आपको हमेशा याद रखनी है कि अट्रैक्शन या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक साइज के, है ना। एटॉमिक साइज मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, साइज डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और रिपल्शन सिग्मा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक साइज के, यानी कि अगर सिग्मा जितना ज्यादा बढ़ेगा यानी कि रिपल्शन जितना ज्यादा बढ़ेगा साइज भी उतना ही ज्यादा इंक्रीज होगा। ठीक। फॉर example, the ionic radius of fluoride F minus is 136 picometer whereas the atomic radius of fluorine is 64। तो कितना बढ़ेगा? देखो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो 64 से डायरेक्ट कितना हुआ? 136। वैल्यूज हमें याद नहीं रखनी, हमें लॉजिक याद रखने हैं। ऑन द अदर हैंड द एटॉमिक रेडियस ऑफ सोडियम इज, रेडियस एटॉमिक सोडियम की कितनी है? 186 और उसकी डिक्रीज हो गया कितना हो गया? 95 सोडियम प्लस का। तो कहने का मतलब जो है वो क्या है कि अगर हम एटम्स की बात करें तो एटम की रेडियस जो होती है वो कैटाइन से तो बड़ी होती है लेकिन एनाइन से छोटी होती है। इसीलिए मैंने एक यहाँ पे ट्रेंड लिखा था, देखो यहाँ पे ये वाली चीज़ नोट में लिखी थी, देखो यहाँ पे ध्यान से। कैटाइन जो है अगर मैं इसकी बात करूँ तीनों को कंपेयर करूँ तो सबसे बड़ी साइज जो होगी वो किसकी होगी? एनाइन की होगी। उससे छोटी साइज एटम की और सबसे छोटी साइज किसकी होगी? कैटाइन की। रीजन आप जेड इफेक्टिव से बता सकते हैं, क्योंकि जेड इफेक्टिव जो होता है वो कैटाइन में सबसे ज्यादा होता है, जेड इफेक्टिव यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है और इसमें जेड इफेक्टिव सबसे कम होता है, और यहाँ पे जो जेड इफेक्टिव होता है उससे ही हम कंपेयर दोनों के कर रहे हैं। क्लियर है? तो इन तीनों के रेडियस की बात हम इस तरह से कर सकते हैं कंक्लूड करके। चलिए जी आगे बात करें। यहाँ पे बात हो गई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से रिलेटेड, हम बात कर रहे थे कि कैटायंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, एनायंस में ज़्यादा हो जाते हैं। अब बात करें कि भाई ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम हो जाए, व्हेन वी फाइंड सम एटम्स एंड आयन विच कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब क्या है? ऐसी स्पीसीज या ऐसे आयन्स या ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो? सेम हो। यहाँ पे हम ऐसी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात कर रहे हैं जिसमें कैटायन या एनायन हो, एटॉमिक ही होने चाहिए ना। 2 और मोर स्पीसीज विद द सेम नंबर ऑफ एटम, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड सेम स्ट्रक्चर रिगार्डलेस ऑफ द नेचर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व। ठीक है, तो वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, ध्यान से समझो इस चीज को। तीनों का जो मैंने अभी ट्रेंड बताया उसी से आप निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल O-2 F माइनस Na+ और Mg+2, इन सभी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने होंगे? 10 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इनका ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर हम उसी से निकाल सकते हैं। मैंने जो आपको बताया कि कैटायन की रेडियस जो होगी वो सबसे छोटी होगी, उसके बाद एटम की रेडियस होगी और सबसे बड़ी जो होगी एटम, लिख देता हूँ मैं एटम, और सबसे बड़ी जो होगी वो किसकी होगी? एनायन की होगी। सबसे बड़ी किसकी होगी? एनायन की। तो यहाँ पे अगर सिर्फ मुझे ये O-2 F-, Na+ और Mg+2 में देखा जाए तो यहाँ पे 2 कैटायन और 2 एनायन है। देखना 2 कैटायन, ये सोडियम और मैग्नीशियम कैटायन है, और O-2 और F- ये एनायन है। तब इसमें भी देखना, ध्यान से समझना, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है
तो चार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम डिक्रीज होगा। दो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और भी ज़्यादा कम होगा। तो इन सभी में अगर साइज के ऑर्डर की बात करें तो सबसे बड़ा साइज किसका हो जाएगा, O-2 का, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स या यूँ कहें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास ही हैं, फिर F- का, फिर Na+ का, और सबसे छोटा चार्ज जो होगा साइज जो होगा वो Mg+2 का होगा। तो यहाँ से एक चीज़ और हम कंक्लूड करके लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं कि जो एटॉमिक रेडियस होती है या एटॉमिक साइज जो होता है, एटॉमिक साइज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके चार्ज ऑफ एनायन, नेगेटिव चार्ज के, ठीक है, नेगेटिव चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके पॉजिटिव चार्ज के, ठीक है। मतलब एक एनायन और कैटायन में भी अगर आपको करना हो तो एनायन जो है जिसके पास जितना चार्ज ज़्यादा होगा, एनायन में जितना चार्ज ज़्यादा होगा एटॉमिक साइज उतना ही होगा। लेकिन कैटायन में ये उल्टा हो जाता है, जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा साइज उतना ही छोटा होगा। तो ये वाला रिलेशन भी आप लिख लेना, ठीक है। तो आप अपनी एनसीईआरटी में इसी तरह से मेंशन कर लिया करो यार, है ना। यहाँ पे मैं जैसे लिख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सा, आप भी एनसीईआरटी लेके बैठा करो और इसी में ये सारे के सारे पॉइंट्स लिख लिया करो, ठीक है। चलो आगे, देयर एटॉमिक रेडियस डिफरेंस बिकॉज ऑफ द डिफरेंस न्यूक्लियर चार्ज, द कैटायन विद द ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज, देखो यहाँ पे यही पॉइंट लिखा हुआ है, द कैटायन विद ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज विल हैव स्मॉलर रेडियस बिकॉज ऑफ द ग्रेटर अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस। और एनायन के लिए उल्टी बात हो जाएगी, बिल्कुल अपोजिट, एनायन विद द ग्रेटर नेगेटिव चार्ज विल हैव द लार्जर रेडियस, ठीक है। In this case, the net repulsion of the electron will be outweigh the nuclear charge and the ion will expand the size. Clear है? एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन को करें उससे पहले एक्सेप्शंस की बात और कर लेते हैं। देखो यार, एक्सेप्शंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक्सेप्शंस, 3 एक्सेप्शंस हैं हमारे पास इस एटॉमिक रेडियस में, याद रखना क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक है। पहला एक्सेप्शन है 3D सीरीज। 3D सीरीज कौन सी होती है? 3D सीरीज होती है जहाँ पे ये मतलब फोर्थ पीरियड में जो डी या ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उसको 3D सीरीज बोलते हैं। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं? एटॉमिक नंबर 21 से लेके मैंने एटॉमिक नंबर 30 तक के एलिमेंट लिखे, इसी को 3D सीरीज बोलते हैं। पीरियड नंबर 4 में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको 4D सीरीज, ये सारी की सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो यहाँ पे देखो, स्कैंडियम से 3D सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट है स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्या है? ये है एक पीरियड के एलिमेंट्स, और पीरियड में हमने क्या एक्सपेक्ट किया है? पीरियड में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करें, एक्सपेक्टेड क्या है कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करें तो एटॉमिक साइज जो है वो क्या होगा? एटॉमिक साइज जो होगा वो क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये डिक्रीज वाला ऑर्डर नहीं आता है। यहाँ पे पहले इनिशियल में तो बिल्कुल 3D में जब 5 इलेक्ट्रॉन जाते हैं यानी मैग्नीशियम तक, तो ये ऑर्डर बिल्कुल एक्सपेक्टेड होता है, जैसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ आयरन, कोबाल्ट, निकल, इनकी एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या होती है? लगभग सेम होती है, लेकिन इसके बाद में जो है वो क्या होने लगती है? उल्टा हो जाता है। एटॉमिक साइज जो होती है वो क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। ठीक, क्यों होता है? इसका रीजन क्या है? रीजन समझ लेना कि जब डी सब शेल में 3D में 1 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन तक जाते हैं, तब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है न्यूक्लियर, इससे ज़्यादा इफेक्टिव रहता है किससे? शील्डिंग इफेक्ट से। मैंने आपको बताया था कि एक पीरियड में ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ही इफेक्टिव है। लेकिन यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? अट्रैक्शन बोल सकते हैं। अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा है, और शील्डिंग इफेक्ट जिसको हम रिपल्शन बोल सकते हैं, रिपल्शन क्या है? एक तरह से कम है। तो ओवरऑल किसका इफेक्ट दिखाई देगा आपको? अट्रैक्शन का। और अट्रैक्शन क्या करता है? साइज को डिक्रीज करता है, इसीलिए एटॉमिक साइज क्या होगी? डिक्रीज। यहां आयरन से लेकर निकल तक के जो हैं उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों लगभग सेम ही होते हैं, इसीलिए एटॉमिक साइज जो होती है वो इनकी सभी की क्या होती है? लगभग सेम होती है। लेकिन कॉपर और जिंक में, इनमें क्या होता है? इनमें डी में
कंप्लीटली फिल्ड हो जाते हैं, और इसीलिए इनर सेल कंप्लीटली फिल्ड होने की वजह से इनमें शील्डिंग बहुत ज़्यादा होती है, शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जेड इफेक्टिव कम इफेक्टिव रहता है और शील्डिंग ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और शील्डिंग मतलब रिपल्शन, और रिपल्शन जितना ज़्यादा होगा एटॉमिक साइज उतना ही इंक्रीज होगा। इसीलिए यहाँ लास्ट वाले जो एलिमेंट्स हैं उनमें ये ऑर्डर होता है। तो ये एक्सेप्शनल है। हम तो क्या है, अभी तक तो हमने जर्नल तो यही पढ़ा था एटॉमिक साइज डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इनिशियल वाले पार्ट में तो ये चीज़ें फॉलो होती हैं, लेकिन इसके बाद ये सारे एलिमेंट्स जो हैं इस तरह का ट्रेंड फॉलो करते हैं। पहला एक्सेप्शन है। दूसरा एक्सेप्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, दूसरा एक्सेप्शन है ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट। ग्रुप नंबर 13 के कौन से एलिमेंट हैं, देखो यहाँ पे ये एलिमेंट जो होते हैं ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और नियोनियम। ये एलिमेंट्स जो हैं, ये एलिमेंट्स में दो जगह अच्छा पहले एक्सपेक्टेड की बात करें। एक्सपेक्ट हम क्या कर रहे हैं कि टॉप टू बॉटम अगर मूव करें तो क्या होना चाहिए, साइज जो है एटॉमिक साइज क्या होना चाहिए भाई, बताओ एटॉमिक साइज क्या होना चाहिए। एटॉमिक साइज जो है वो आपका इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि एक सेल ऐड हो रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज हो रही है, या यूं कहें कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो कांस्टेंट है, सेल ही इंक्रीज हो रही है। तो हमारा टॉप टू बॉटम अगर हम लिखना चाहें तो सबसे बड़ा किसका हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, होता है नहीं होता है वो बात करते हैं। सबसे बड़ा होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए था किसका, सबसे छोटा होना चाहिए था बोरोन का, उससे बड़ा एल्यूमिनियम का, उससे बड़ा गैलियम का, उससे बड़ा होना चाहिए इंडियम का, और उससे बड़ा थैलियम का, और उससे बड़ा होना चाहिए था नियोनियम। ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ होता नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, एल्यूमिनियम से भी बड़ा साइज हो जाता है गैलियम का, गैलियम सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है उसका साइज तो होना चाहिए छोटा, गैलियम का बड़ा होना चाहिए, लेकिन एल्यूमिनियम से भी छोटा साइज किसका हो जाता है, गैलियम का। होना चाहिए था बड़ा, देखो यहाँ पे मैंने लिखा ना बड़ा होना चाहिए था, लेकिन होता क्या है, ये एक्सेप्शन है। तो एल्यूमिनियम जो है उसका साइज जो होता है वो बड़ा होता है और गैलियम का साइज छोटा हो जाता है, पहला एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन यहां पे ये है इंडियम और थैलियम। इंडियम और थैलियम में थैलियम का साइज बड़ा होना चाहिए था, लेकिन इंडियम और थैलियम में अगर आप देखेंगे तो इन दोनों का साइज लगभग सेम होता है। इनका रीजन क्या है, रीजन बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला रीजन है थैलियम और गैलियम और एल्यूमिनियम के बीच में इसका रीजन है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, और इंडियम और थैलियम के बीच में है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या होते हैं इनको समझना यार। यहाँ पे इसको मैं यहाँ से समझाऊंगा आपको, इससे समझिए। ये जो है पीरियोडिक टेबल आप देखिए, पीरियोडिक टेबल ये ही है। इस पीरियोडिक टेबल में अगर दो वर्ड्स आपको, इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा यार, ये तो मैंने आपको लिखे थे, ठीक है चलो। तो यहाँ पे इसको देखना ध्यान से, यहाँ जो है ये वाला, यहाँ एल्यूमिनियम है और ये है आपका गैलियम, दिख रहा है आपको। अब एल्यूमिनियम से जब गैलियम तक जाएंगे तो यहाँ से क्या जाएंगे, ये सारे एलिमेंट्स आएंगे, फिर ये सारे एलिमेंट आएंगे, ये सारे एलिमेंट आएंगे। तो एल्यूमिनियम से गैलियम तक जाने में ये एलिमेंट्स और एक्स्ट्रा आ रहे हैं, यानी कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किस में फिल होगा, 3D में जाएगा। और इन एलिमेंट्स को बोला क्या जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। अब 3D जो एलिमेंट, 3D में इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं, इनका चार्ज जो है यहां से 21 से लेके और 30 तक, यहां चार्ज, प्रोटॉन्स का चार्ज तो इंक्रीज होता जा रहा है, प्रोटॉन्स में तो चार्ज इंक्रीज हो ही रहा है, प्रोटॉन में चार्ज इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं, 3D में जा रहे हैं, है ना। यहां पे मैं पूरे सेल्स बनाऊं 1 2 और 3 ये, और ये जो यहाँ पे ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं वो 3D में हो रहे हैं। 10 इलेक्ट्रॉन फिल हुए 3D में और 10 प्रोटॉन्स फिल हुए यहाँ पे न्यूक्लियस में। और फिर ऊपर जाके जहाँ पे फोर्थ सेल जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है गैलियम में, ठीक है, गैलियम में जा रहा है। दो पहले यहाँ पे कैल्शियम और पोटेशियम और कैल्शियम में चले गए, उसके बाद गैलियम में जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो शील्डिंग होती है, शील्डिंग मतलब सिग्मा, शील्डिंग रिपल्शन, वो सबसे ज्यादा होती है एस की, फिर पी की, फिर डी की और फिर एफ की। ये शील्डिंग का ऑर्डर होता है। शील्डिंग अब डी में जा रहा है ना, ये 3D में जा रहे हैं, डी सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं, तो डी सब शेल के या डी ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी शील्डिंग होती है कम। अब शील्डिंग कम होगी, शील्डिंग कम है
तो एक तरह से आप देखो शील्डिंग कम है तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, जेड इफेक्टिव, शील्डिंग कम है तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, ये तो बढ़ ही रहा है, ये तो बढ़ाई, तो ओवरऑल जेड इफेक्टिव क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो गया तो इसको क्या करेगा, आउटर मोस्ट सेल का, गैलियम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेंगे, न्यूक्लियस जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन करेगा, और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन करेगा तो साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इतना कम होता है कि इसका साइज जो होता है वो गैलियम के साइज से भी कम हो जाता है। तो आपको समझ में आया कि 4s के बाद में 3d में 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं जिनका शील्डिंग कम होती है, और शील्डिंग कम होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए गैलियम का जो साइज है वो एल्यूमिनियम के साइज से भी कम हो जाता है। इस इफेक्ट को क्या बोला जाता है, इस इफेक्ट को बोला जाता है ट्रांजिशन इफेक्ट। ठीक है, ट्रांजिशन इफेक्ट सेम टाइप की चीज होती है किसके साथ में, सेम टाइप की चीज होती है, ये ट्रांजिशन इफेक्ट हो गया। सेम टाइप की चीज होती है आपकी किसके साथ में, आगे वाले एलिमेंट थैलियम, और यहाँ पे थोड़ा मैं इधर कर देता हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ यार। सेम टाइप की जो चीज है वो कहाँ होती है, इसमें होती है, इंडियम और थैलियम में। देखना इंडियम और थैलियम में क्या हो रहा है, इंडियम है यहाँ पे और थैलियम है यहाँ पे। इंडियम से आगे इधर इंडियम यहाँ पे, इसके बाद ये एलिमेंट्स आए। अब ये लेंथेनम है, ये वाले तो रेगुलर ट्रेंड में चल ही रहे थे ना, ये डी ब्लॉक, लेकिन लेंथेनम के बाद में ये एलिमेंट्स यहाँ सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक, यानी कि 58 से लेकर 71 तक और एक्स्ट्रा ऐड हो गए, और एक्स्ट्रा ऐड हो गए। और एफ जो सब सेल है, मैंने अभी आपको बताया, एफ सब सेल जो है उनका, एफ सब सेल है उनकी तो शील्डिंग और भी कम है, लेकिन यहाँ 58 से लेके यहाँ तक 71 तक 14 प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में तो भरे ही हैं, यानी कि जेड तो इंक्रीज हुआ ही है, लेकिन सिग्मा जो है 14 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इंक्रीज ही नहीं हुआ। तो ओवरऑल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ से जब इंडियम से लेंथेनम जाते हैं तो साइज में इंक्रीमेंट ना होने के नहीं होता, इनका इंडियम और थैलियम का साइज लगभग सेम हो जाता है, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब जाते हैं इसके 4p1 में जाते हैं, 4p नहीं सॉरी 6p1 में जाते हैं थैलियम के इलेक्ट्रॉन्स, तो उनके ऊपर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, और अट्रैक्शन होने की वजह से जितना साइज इंक्रीज होना चाहिए थैलियम का उतना नहीं हो पाता है। इसीलिए इंडियम और थैलियम का साइज लगभग बराबर होता है। गैलियम का साइज जो होता है वो एल्यूमिनियम से भी कम हो जाता है। रीजन आपको याद रखने हैं, गैलियम और एल्यूमिनियम, गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा क्यों है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। इंडियम और थैलियम का साइज इक्वल क्यों है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तीसरा जो एक्सेप्शन है वो है यहाँ पे 4d जो है, 3d और 4d है ना, यही होगा 4d इलेक्ट्रॉन्स, जो 4d एलिमेंट्स हैं उनका साइज लगभग 5d एलिमेंट्स के बराबर होता है। देखो यहाँ पे समझना इसको, ये लास्ट एग्जाम्पल ही है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जनरल ट्रेंड की, ग्रुप में अगर हम बात करें जनरल ट्रेंड की, तो ग्रुप में क्या होना चाहिए भाई, टॉप टू बॉटम अगर मूव कर रहे हैं तो साइज जो होगा वो क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे लेंथेनम के बाद में यहाँ पे एलिमेंट्स जो होते हैं, ये लेंथेनम के बाद में ये लेंथेनॉइड एलिमेंट्स हैं, लेंथेनॉइड एलिमेंट्स फिल होते हैं, और लेंथेनॉइड में जो फिल होते हैं वो 4f में जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि f सब सेल में, और f सब सेल की शील्डिंग जो होती है वो कम होती है, और शील्डिंग कम होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब डिक्रीज होगी तो क्या होगा, यहां पे देखो लेंथेनम वाला जो है यहाँ पे स्कैंडियम, ध्यान से देखना इसको यार, मैं कौन से कलर से कर दूं, यस से कर दूं। स्कैंडियम का साइज जो होगा वो इट्रियम से बड़ा होगा, इट्रियम का लेंथेनम। तो ग्रुप नंबर 3 में तो कोई चेंज नहीं आया, जो जर्नल पैटर्न है वही रहेगा। लेकिन यहाँ के बाद में ये वाला जो है टाइटेनियम से जिरकोनियम, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन जिरकोनियम और हाफनियम का जो साइज है, जिरकोनियम और हाफनियम का साइज में अगर हम कंपेयर करें तो जिरकोनियम से हाफनियम का साइज जो होगा वो इंक्रीज होना चाहिए, यानी कि हाफनियम का साइज बड़ा होना चाहिए था, लेकिन होता क्या है, अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। रीजन क्या है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड एलिमेंट्स यहाँ पे फिल हो जाते हैं जिनमें
4f में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, वो सारी कहानी यहाँ पे। सिमिलरली ये सारे के सारे एलिमेंट्स की कहानी है। नायोबियम से ये टेंटेलम तक जाएंगे तो ये भी सेम होगा, मोलिब्डेनम से टंगस्टन वाला भी सेम होगा। यानी कि ये जो सीरीज है ना, इसको इस वाली सीरीज को हम क्या बोलते हैं 4D सीरीज, और इन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं 5D सीरीज। तो हम बोले कि ग्रुप नंबर 3 को छोड़ दें, रिमेनिंग जितने भी 4D और 5D के एलिमेंट्स हैं उनकी साइज जो होती है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाती है। जिरकोनियम और हाफनियम वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि इनकी साइज का ऑर्डर किसका क्या होगा, तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे 4D के जो साइज है वो 5D की बराबर इक्वलेंट हो जाता है, और इसका रीजन है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा। ये आपके एक्सेप्शंस हैं, इन एक्सेप्शंस में से क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं। आगे बात करें एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी में ये एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको आप एक बार खुद से ट्राई करो, जो कॉन्सेप्ट बताएं उन्हीं से आपको हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी के पीरियोडिक ट्रेंड के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।